130 35 चिट्ठियाँ पड़ी हैं टेररिस्टों की, जो अभी भी पड़ी हैं मेरे पास, जो थ्रेट्स आती थी हमारे को। बट वो अंदर आए तो उन्होंने आके आते सार ही एक ने ना मेरे पे फायर शुरू कर दिया। फायर शुरू कर दी? व्हील्स वाली चेयर थी, तो मैं ऐसे बैठा तो एकदम गोली एक इधर, मैं ऐसे हुआ, कुर्सी ऐसे स्लिप हो गई, मैं गिर गया। गिरने के बाद मेरी एकदम पगड़ी उतर गई, तो मैं नीचे था। रिवॉल्वर मैंने अपनी ऐसे ड्रॉअर के ऊपर पड़ी होती थी, वो पकड़ के मैंने आधा को उठ के मैंने फटाफट 2-3 गोलियां चला दिया। वो टेररिस्ट उत्थे मर गया अंदर ऑफिस 'ਚ। ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ गोविंद राम, जिन्होंने बाद ਵਿੱਚ पीएपी में बम ब्लास्ट में उनके ऑफिस में बम ब्लास्ट करके मार दिया था। गोविंद राम जी शाम को मेरे ऑफिस में बैठ के ना पेट्रोल पंप पे, जब हम नहीं होते थे, तो सारी प्लानिंग करते थे किसको कितना कहाँ मुकाबला करना है, किसको कहाँ मारना है। एक बार 1947 में ऐसा हुआ, फिर 1993 में ऐसा हुआ। आम रेजिडेंट शाम को उस मार्केट में एंटर नहीं कर सकता, जो हालात बन गए हैं। और सारा यंगस्टर जो बाहर से, वो लोगों ने उस सिस्टम को इतना खराब करना शुरू कर दिया है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। फाइनली द डे हैज कम एंड आप हमारे पॉडकास्ट पे आ गए सर। इट्स ऑलवेज अ प्रेयर, बट somehow you were traveling, I was traveling, तो कुछ हो नहीं पाया, थोड़ा सा इशू बन गया। हाँ, इवन सर ट्रैवलिंग इज वन पॉइंट, बट मैं ये चीज सबको बताना चाहता हूँ कि आप जैसे बिजनेस और बाकी एक्टिविटीज मैनेज करते हो, सबसे पहले तो वो आपसे सीखना जरूरी है। You are the current president of PhD Chamber of Commerce and Industries, and you are running two very successful companies, High-Tech Lights and High-Tech Industries. तो ये सब बिफोर मूविंग अहेड मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही जानना चाहता हूँ। ये टाइम कैसे मैनेज करते हो आप? पहले तो सुप्रीत, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं बताना चाहूँगा कि अब मैं उस एज पे हूँ, आई हैव क्रॉस 61, तो मैं उस एज पे हूँ कि अब मेरे को अगर ये मैं पावर्स अपनी डेलीगेट नहीं करूँगा बिजनेस की, फैमिली की, ओवरऑल सिस्टम की, तो फिर मेरे को फिर मेरा तो मतलब आई विल बी स्टिक टू वन चेयर ओनली द होल डे। तो वो डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई स्टार्टेड आई थिंक एट द एज ऑफ 55, कि इसको सबको ट्रेन करो, सिखाओ, लेट देम हैंडल इट। एंड वो मतलब अगर हम कहें कि करना तो पहले दिन से चाहिए और किया, पर नाउ द टाइम व्हेन आई थॉट कि आई शुड बी हैविंग एटलीस्ट 2-3 आवर्स फॉर मी एवरी डे, एंड some social activities which if you get involved, तो बढ़ती जाती हैं। तो उस पे आपको सोसाइटी आप पे प्रेशर डालती है कि और करो, तो वो होना करना पड़ता है। तो अगर हम ये चीज़ों को अगर मिक्स एंड मैच करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपने बिज़नेस में ये चीज़ें आगे डेलीगेट करनी पड़ती हैं। देन माय फैमिली, माय सन्स, दोनों बच्चों ने जॉइन किया। बड़े बेटे ने 12 साल पहले किया, 13 साल पहले, और छोटे ने आज 5 साल हो गए किया है। तो जिस दिन तक छोटा बेटा नहीं आया था, तो मैं दूसरी फैक्ट्री में बहुत एक्टिव था। पहली वाली का बड़ा बेटा देखना शुरू कर चुका था, तो उसको भी मैंने 1 साल के अंदर इतनी अच्छी तरह हैंड होल्डिंग दे दी और बोला कि आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर बोथ ऑफ यू, बट डे टू डे एक्टिविटीज़ and your I say running of the business you look into। मैं आपकी जहाँ सपोर्ट पे ज़रूरत है, आई एम अवेलेबल। मैं हर एक का अभी भी देखता हूँ, अपने ऑफिस में 5-6 घंटे लगाता हूँ और सबका मॉनिटरिंग करता हूँ। लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं होता डायरेक्टली कि ये क्यों गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। जिसको ज़रूरत है उसको मैं बुला के पूछ लेता हूँ कि ये यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम है, या यहाँ हम थोड़ा
इस शीट पे लग रहा है कि हम कहीं उसको पूरा मैच नहीं कर पा रहे, और सेल्स को ओवरऑल देखना, अपनी बैंकिंग को थोड़ा सा समझ लेना कभी कभी, ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। Letting go of things is very important for proper delegation. Sometimes we cling too much to certain roles and responsibilities. वो फिर हम उसको let go नहीं कर पाते और वो उसी के ट्रैप में कई बार फंस जाते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, होता है, लेकिन एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी। तो इतना एक्सपीरियंस लाइफ का हो चुका है कि अगर हम ये अभी भी नहीं इसको कर पाए टाइमली, तो फिर हम इसको पकड़ने रखने के लिए ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसको पकड़ के ही रखते रह जाएंगे। नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि योर ओन लाइफ नीड्स योर टाइम नाउ, योर कहो कि एंजॉयमेंट, आपका पैशन, आपकी एक्टिविटीज़ जो आप चाहते हो, अगर वो नहीं कर पाओगे तो इस उम्र में तो फिर आपने क्या कमाया ज़िंदगी में? तो उसके लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। अगर अपने लिए टाइम नहीं निकलेगा तो हाँ, फिर जो इतना कर रहे हैं उसका फायदा क्या? फ़ायदा क्या है? हाँ। तो उसको मैनेज करना, उसका डिसिप्लिन रखना, और समटाइम्स आई हैव बीन टोल्ड, मेरा बेटा कहता है जी आपको यहाँ पे ये करना है साथ में। मैं इतने से इतने बिज़ी हूँ, ये मेरा शेड्यूल है, उसके बीच में जहाँ देख लो मेरे को जहाँ ज़रूरत है मैं अवेलेबल हूँ। You manage your calendar very meticulously. हाँ, तो उसमें मैं उनको भी पता है कि हमने अपने फादर साहब को यहाँ के कितना क्या काम बोलना है, कितना कहना है, कितने रिक्वेस्ट करनी है, कहाँ इन्वॉल्वमेंट करनी है, तो वो हो जाता है। बट एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि एक टाइम शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। योर टाइम डिसिप्लिन मैनेजमेंट अगर आपकी है, तो सबसे सक्सेस ज़िंदगी की वही है। आज लोग, शुरू में मेरा बेटा ही वाज इन द लर्निंग स्टेज, तो मैं उनको बोलना यार आप थोड़ा एक तो जल्दी आया करो, और दूसरा लेट तक काम नहीं करना, योर फैमिली सफर्स, उसको टाइम बंद करो, मतलब 6:30 नहीं तो 7 यू शुड बी ऑफ। ये इनिशियल स्टेज पे ना बड़ी कॉमन चीज है फादर सन की होती है, ये मेरे साथ भी हुआ था शुरू शुरू में। होता है। और दूसरा, व्हाट टाइम एवर यू स्लीप, योर डे स्टार्ट द वे इट इज स्टार्टिंग एवरी डे। आप अपनी नींद को 2 घंटे कम कर लो, 1 घंटा कम कर लो, पर आपका टाइम मैनेजमेंट जो सुबह वाली है ना, अगर आप उसको लेट कर लिया, आपने मिस कर लिया, आपने लेट उठ के ऑफिस जाना शुरू कर दिया कि मैं रात को पार्टी पे गया था, मैं रात को मतलब कहीं लेट हो गया, मैंने कोई आउटिंग ज़्यादा कर ली, मैं कोई ट्रैवल ज़्यादा कर लिया, ठीक है, वंस ए मंथ इज़ ओके। बट इसको अगर आपने रूटीन में ले आए और आप ऑफिस में 2-2 3-3 घंटे लेट जाना शुरू कर दिया, तो फिर दैट इज़ अ आपके लिए एक, कह लो भाई, ब्रेक लगने वाला सिस्टम में आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इट्स कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। हाँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। अर्ली, मतलब मैं नहीं कहता 8 बजे ऑफिस पहुँचो। अगर आप 10 बजे का रखा है तो 10 बजे यू शुड बी इन योर ऑफिस। अब मैं मैं पहले पौने 10 जाता था, अब मैं सवा 10 जाता हूँ। मैं अपनी सुबह गोल्फ खेलता हूँ। मैं 4:30 आजकल, जैसे आई लीव माय बेड 4:15 बजे मैं घर से निकल के गोल्फ पे चले जाता हूँ। तो मैंने अपने 2.5 पौने 3 घंटे दोस्तों के साथ बिताने हैं, गोल्फ खेलनी है, एंजॉय करना है। 8:15 8:30 बजे गोल्फ खत्म करके फिर पौने 9 बजे घर आ जाना है। देन मेरा डे स्टार्ट, आधा घंटा 15 मिनट फैमिली के साथ बैठे, एंड देन ऑफिस। फिर मेरे को वो जो सारे दिन का, कह लो भी, एक सेटिस्फेक्शन है ना, वो मिल गई। मेरी अपनी बॉडी की मेडिसिन जो है, आई हैव अब्सॉर्ब्ड दैट, और फिर जैसे मर्जी चलता रहे काम। और वो जैसे आप बता रहे हो कि ब्रेक आ जाती है तो उस दिन आप इरिटेटेड भी रहता है, हाँ, कोई भी हो। यस, बिकॉज़ क्या होता है, आप लेट हो गए, आप ऑफिस से लेट हो तो आपका वो टेलीफ़ोन्स, आपकी कमिटमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। आप
तैयार हो रहे हो, अब तैयार भी नहीं हुए हो, ऑफिस से भी लेट हो, फ़ोन भी आ रहे हैं, तो योर माइंडसेट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। आप फिर उसमें कहीं न कहीं किसी ऐसे सिस्टम में फँस जाते हो कि आप बाय द टाइम यू यू आर रेडी टू टेक ऑफ विद द पॉजिटिव थॉट्स, ऑफिस में जाना है, तो उसमें थोड़ा-सा आपका वो इरिटेशन और नेगेटिवनेस आ जाती है सिस्टम में। तो वो उसको कैसे लेना है, डाइजेस्ट करना है, उसको आने नहीं देना है, वो चीज़ें आई थिंक आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड टाइम से तो आ ही जाती हैं, बट इसको मतलब अडॉप्ट करके रखना चाहिए। So when I was 25, मुझे तब इस लेवल पे नहीं समझ आती थी. Today I'm 37. I understand and अब क्या होता है कि जैसे आपने बताया, अब अगर कोई चीजें बेसिक चीजें ना समझे तो इरिटेशन होती है कि यार क्यों नहीं समझ आ रहा है, दिस इज सो बेसिक. यस। और अगर ये नहीं करोगे तो नहीं आएगा रिजल्ट. यू हाँ। हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी पैशनेट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. या- एंड ये आप सही बोल रहे हो कि टाइम के साथ, पर जितना जल्दी आ जाए उतना बेटर है. हाँ, वो तो कहते हैं अभी जीन्स तो होते ही हैं, जी. फिर आपकी कह लो भाई फैमिली में जो सिखाना, एक संस्कार, जी. एक सिखाने का बच्चों को शुरू से पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो है ही है, बट हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर की नेचर एक जैसी नहीं हो सकती, बट उसको धीरे धीरे कितनी जल्दी आपने उस सिस्टम में लाना है जो फैमिली चाहती है या फैमिली एक्सपेक्ट करती है या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, वो वो कह लो भाई एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ी नेसेसिटी भी है फैमिली में, सिस्टम में। आपके दोस्त होते हैं, अगर वो आप जब पढ़ रहे होते हो तो कुछ और तरह के होते हो, जब आप अपने प्रोफेशन में गए हो या बिजनेस में गए हो तो आपकी उस कमिटमेंट में आप कई बार खो जाते हो या आप शादी के बाद भी डाइवर्ट हो जाते हो। गुम हो जाते हो. तो हाँ जी. आपके दोस्त वो जो है ना वो कहते हैं यार ये तो गया, हाँ जी. है ना? तो उसके लिए भी आपको बैलेंसिंग करके चलना चाहिए। जी, जी, जी. एक बार आपका वो पुराना दोस्त आपसे पीछे हो गया, दूर हो गया, फिर वो दोबारा क्लोज़नेस नहीं आती है। तो उन चीज़ों को सबको एक कह लो भई कॉम्बिनेशन बना के रखना है फैमिली में, दोस्ती में, सोशलाइज़िंग में, बिज़नेस में और तब ये ज़िंदगी बहुत अच्छी कटती है, बड़ा सक्सेस है। सर, ये आपने ना एक बहुत ही डीप बात कही है. इसके बारे में लोग बात नहीं करते कि अगर आपके दोस्त आज बहुत अच्छे हैं, आप अगर उनसे टच लूज कर जाओगे तो वो दोस्ती उतनी गहरी नहीं रहती. नहीं रहती। क्योंकि आप सुख दुख के दोस्त रहते हो. ये अगर तुसी गल करनी छड़ती तो फिर दोस्ती कादी. यस। हाँ जी. तो फिर ये, और समटाइम्स हम बहाना कर देते हैं, वी आर टू बिजी, काम में, स्ट्रगल में, ये वो. टू मच और टू लेस इज वेरी डेंजरस. मतलब एक ना लोगों ने एक कह लो भी सोशल डायलॉग ही बना लिया है, यार मैं बहुत बिजी हूँ, हाँ, आई एम वेरी बिजी। तो ये क्या है? आपने तो टाइम मैनेजमेंट में जो करना कर लो ना, बिजी का मतलब तो उस टाइम बिजी हो। हाँ. आप अपने लोगों को छोड़ना क्यों चाहते हो, या हाँ जी. अपने फैमिली को टाइम कम क्यों देना चाहते हो, दोस्तों को, वाइफ को, बच्चों को, सारी की बैलेंसिंग करके चलो। बिजी हो तो बिजी आपकी बीमारी है, it comes on your head with some I can say problem in your body। आने वाले टाइम में आप कोई ना कोई बीमारी लगा लेते हो, उसको अगर आप सही बैलेंसिंग करोगे ना तो आई एम श्योर के कभी कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक चलता है। आप टाइम के साथ और जवान होते हो और फिट होते हो और पॉजिटिव होते हो और आप उसको कह लो भी लोगों के लिए एक मॉडल बनते हो। यस. हाँ। मैं इसीलिए सर चाहता था कि आप इस पॉडकास्ट पे आओ. मुझे पता था कि ये बहुत अलग सा विजडम हमें सुनने को मिलेगा, एंड वो शुरुआत हुई है अभी. ये पर्सनली आई हैव आल्सो फेल्ट सर कि it's all in our mind most of the times. Like people ask me as well कि how do you manage time for this podcast? So I tell them that I feel energized. I feel कि लोग, मैं अगर थका हूं तो पॉडकास्ट के बाद I feel very very
energized because I love doing this. और ये कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पैशन चूज कर लो कोई, या कोई ऐसी चीज जो जिसमें आपको एक्चुअली रिलीज मिले, नॉट जस्ट बिकॉज somebody else is doing it, you do it. अगर आपको नेचुरली लगता है तो उससे ये जो बिजी वाला सिंड्रोम है, ये इससे हम हाँ, निकल सकते हैं थोड़ा यस, बिल्कुल ठीक बात है। मेंटली, क्योंकि स्टेबल हो जाते हैं। नहीं, इट हैज़ टू बी। अगर आप इसको अपने माइंड में ले आओ इस पॉइंट को, तो वो जो आपका पैशन है ना, वो आपको बहुत एनर्जाइज कर देता है। और आप जो बहुत थके होते हैं, वो कोई बुक पढ़ता है, 15 मिनट आधा घंटा पढ़ के कॉफ़ी पी के फ्रेश हो जाता है, उसका अपना पैशन है। कोई खेलने जाता है, कोई जैसे आपने बताया कि दिस ब्रॉडकास्ट एंड रिकॉर्डिंग में आपको अच्छा लगता है, तो अल्टीमेटली आपने अपने अंदर देखना है, मेरे को क्या अच्छा लगता है। आपको सैर अच्छी लगती है, आप बहुत थके आए हो, मैं गारंटी करता हूँ आप सैर पे चले जाओ, आप थकने के बाद भी फ्रेश होके आओगे, बेटर होके आओगे। आपकी थकावट तो गई गई, आपको ऑक्सीजन भी मिली, आप कुछ और सोचे, आपका प्रेशर कम हो गया, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। बेटर हो गया। सो दिस इज हाउ यू शुड मैनेज इट। और ये प्रेशर आके बेड पे लेट जाना, आके लथार्जिक हो जाना, वो फिर एक रट में फंस जाता है। हाँ, वो फंस जाता है। अब सर मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूंगा कि हर एक सक्सेसफुल कह लें, या somebody who has achieved something in life, वो एक स्टोरी के बिना नहीं हो सकता। You're originally from Batala, Punjab, but you have been living in Chandigarh or Mohali, I would say, since 1990. How were you as a child, as a teenager, and as a 25-year-old? We would love to know. देखो, हमारी फैमिली पाकिस्तान से शिफ्ट की और खाली हाथ आए 47 में, और काफ़ी मेरे ग्रैंडफादर ने और फादर ने बड़े गलत टाइम देखे, मतलब कह लो टफ टाइम देखे। तो 2-3 साल भटकते रहे, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी रिश्तेदार के पास, कभी कहीं पे। अल्टीमेटली हमारे को थोड़ी अपनी ज़मीन पाकिस्तान के लैंड के अगेंस्ट वहाँ मिली, बटाला में। तो देन माय ग्रैंडफादर सेटल्ड इन बटाला, और उन्होंने भी जैसे हमारा पाकिस्तान में बिजनेस का काम था, कपड़े की दुकान थी वहाँ पे। पाकिस्तान में कहाँ पे, कौन सी जगह? हमारा शहर है जी सांगला हिल। सांगला हिल इज वेरी क्लोज टू ननकाना साहब, and it is on the railway track of Karachi to Lahore, around 16 kilometers from Nankana Sahib. Have you ever got a chance to visit? Yeah, I've been there 3 times. 3 times? Yeah, I took my father was very much interested. तो 2011, 13, 14 3 बार हम गए। 2014 तक मैं लेके गया उनको। उसके बाद फिर ये वीज़े मिलने बंद हो गए 15 में। बट पाकिस्तान में मैं कम से कम 15-20 बार गया हूँगा, और मैं काफ़ी ज़्यादा इंडो पाक बिजनेस के लिए एक्टिविटीज़ करता रहा, एंड वहाँ पे चैम्बर्स को मिलता रहा। चलो ये बात है, पहले मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ। तो अल्टीमेटली माय फादर studied very hard, and he did his BSc and MA in Batala, and thought of going into teaching profession. तो उन्होंने भी 10 महीने 11 महीने स्कूल में पढ़ाया। वो भी 15 किलोमीटर स्कूल पे जाते थे साइकिल पे, और फिर पढ़ा के आते थे। मेरे ग्रैंडफादर की एक जो नया काम शुरू किया था, दैट वाज कमीशन एजेंट इन द मंडी, ग्रेन मार्केट। तो उससे उनको थोड़ी इनकरेजमेंट मेरे फादर को मेरे ग्रैंडफादर ने दी कि ये टीचर का काम छोड़ो, आप भी काम करो, बिजनेस करो। बट मेरे फादर में तो था कि मैं इतना पढ़ा हूँ, मैंने एमए की है, तब एमए की है इंग्लिश की, और बीएड की है 1958 में। 1958? हाँ, तो मैं मैं तो एजुकेशन में जाना चाहता हूँ। But my grandfather convinced him, and then he started with a rice mill in
64, 65 and I born in 63. तो मैं जब 63 में पैदा हुआ तो मेरे फादर ने राइस मिल की जगह लेके तो उसका काम शुरू किया था, तो उसके पास घर की भी एक जगह तब धीरे धीरे उन्होंने ले ली आफ्टर 2-3 years. तो आई बिलीव इन 69 और 70 में वो घर भी बन गया, तो अल्टीमेटली वो शिफ्टेड देयर. तो पहले हम किराए पे रहते थे और जब हमने वहाँ घर बन गया समझ आई भी, मेरे को अभी भी याद है भी वो राइस मिल और घर के बीच में इतना क्लोज था कि हाँ, एक तरह का हम भी बार बार राइस मिल पे जाते थे और वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करता था मैं. 73, 74, 75 आपका इंक्लिनेशन शुरू से ही था. शुरू हो गई. हाँ जी. और व्हेन आई वाज आई रिमेम्बर इन क्लास 7th तो हमारा एक पेट्रोल पंप भी था. तो वो पेट्रोल पंप पे मेरे फादर ने मेरे को बोला 76 की बात होगी, मैं 13 साल का था. तो मेरे फादर ने बोला जब भी आप स्कूल से आते हो ना, अब तो साइकिल पे जाने लग पड़ा है, तो पेट्रोल पंप से होके आया कर और वहाँ पे जो थोड़ी बहुत कैश होती है ना, कई बार मैं जा नहीं पाता शाम को, तो वो ले आया करो. उन्होंने शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी शुरू हाँ, तो वो लेके आया करो, की. होके आया कर. उन्होंने कैश मतलब धीरे धीरे पहले आदत डाली कि वहाँ से होके आया करो, चक्कर मार के आया करो स्कूल से आते हुए. तो मैं 7th में था, तो मैं कहा ठीक है जी. तो मैंने ये शुरू कर दी आदत. दोस्तों ने कहना तू कहाँ जा रहा है, मैं कहा मैं पंप पे जा रहा हूँ, वहाँ पे होते मेरे फादर ने क्या है तो होके आना है, मेरी जिम्मेवारी लगी है. तो उन्होंने जो साइकिलिंग की हमारी एक कॉम्बिनेशन थी वापस आने की, एक ग्रुप था, उससे मैं वापसी पे डिफर हो जाता था, मैं दूसरे रास्ते से आता था. तो तब क्या हुआ कि धीरे धीरे ना ये उन दिनों में डीजल की बड़ी शॉर्टेज होती थी. ये तो किस आप साल तो की बात है बहुत सर? छोटे हो गए. इट इज़ आई थिंक 77, 78. I was डीजल not की even born. बहुत लाइनें लगती थी. तो जब डीजल आना तो फार्मर्स के ये इन दिनों में ही गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, तब के पावर नहीं आती थी, तो उनको जो ट्रैक्टर के साथ जनरेटर का वो कंप्रेसर से पंप चला के तो उनको पानी निकालना पड़ता था ज़मीन से. तो वो ट्रैक्टर के साथ पंप लगाया, ट्यूबवेल से पानी निकाला और फिर वो खेतों में दिया. तो तब ये उसके लिए ट्रैक्टर हर टाइम चलते रहते थे, यहाँ जनरेटर चलते थे, छोटे छोटे पंप चलते थे, तो डीजल उसमें बहुत डिमांड आ जाती थी क्योंकि रेगुलर पावर तो होती नहीं थी गवर्नमेंट के पास. तो वो डीजल की शॉर्टेज में मेरे फादर ने बोल देना, क्योंकि वो पेट्रोल पंप पे ज़्यादा टाइम नहीं देते थे, अगर देते भी थे तो राइस मिल में बहुत बिजी रहते थे. उन्होंने बोला यार ये गाड़ी आई है तो आपने देखना है, इसको रखो वहाँ बिठवाओ, जाके डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ. यहाँ आज सैटरडे है, तेरे को छुट्टी है. मैं कहा हाँ जी. आप ना आज सुबह जलंधर जा रहे हो. मैं कहा जी हाँ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ. ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਡਰਾਈਵਰ तेल तूल चोरी नहीं करने चाहिए. ਤੇ सुबह गर्मियों में मतलब जिम्मेवारी बचपन तो देती 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 79 ਚ 80 ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜਲੰਧਰ, 16-17 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਜਾਓ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਟਿੱਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਬਟ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ. ਮੈਂ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪ ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਗਿਆ. ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਪ ਕਾਮ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ. ਬੀਕਾਮ ਦਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਕਾਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਈਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਲੋਨ ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ अर्ਲੀ ਆਇਆ ਕਰ. ਉਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ? ਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ.
ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬੀਕਾਮ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਈਅਰ ਬੀਕਾਮ ਛੱਡ ਕੇ BCA ਕੀਤੀ, BBA ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਆਰਟਸ। ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ BBA ਹੈ, ਹਾਂ BBA ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਨ 82 ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 19। ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਪ ਕੌਮ, तो वो ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੈਟ 1 ਈਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਤੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ। ਯਜ਼ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਪੈਨ ਸੀਗਾ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੈਕੂਲੀਅਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਹੈਪੀ ਪਰਸਨ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜਾਜ ਦਾ ਚੇਤਕ ਸਕੂਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਕ ਸਕੂਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਤੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੰਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। तो समझ आई मैनू। फिर मैनू कह लो भी एक मेरे डैड दे बड़े अच्छे फ्रेंड सीगे, डॉक्टर सीगे, उन्होंने मैनू समझाया कि यार तू कला वड्डा मुंडा है, तू इस तरह ना कर, तो तू यू मस्ट stop all this at this age, you are too young. The right guidance at that age is very important. तो you leave all this, what are you doing? तू पढ़ाई वाल ध्यान दे, ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ, ਹਾਰਿਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਘਟਾਤੀ ਤੇ बड़ी सक्सेसफुली काम और दोनों बिजनेस संभालने शुरू करते हैं। वो जो थॉट प्रोसेस उस समय सभी का सेम रहता है, जनरेशन चेंज हो जाती हैं। जैसे आज भी जो 20-21 साल के हैं, मतलब वो लगता है कि हमें ही पता है सब, ऐसे सभी के साथ होता है। एंड इट्स एक बॉडी का सिस्टम ऐसे है, हार्मोन्स ऐसे डेवलप होते हैं, सब कुछ होता है। जैसे आपने बताया कि आपको गाइडेंस सही मिल गई, गाइडेंस सही मिल गई तो आपने कंपनी चेंज कर दी एंड वो आपको आपके करियर पूरी लाइफ शेप होगी। ये जिनके साथ नहीं होता, जिनको नहीं मिल पाती, उनकी लाइफ का जो रिजल्टेंट कुछ और निकलता है। और ये चाहे आई थिंक सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तो आज की डेट में और उस समय में जैसे आपने अपने एल्डर्स की बात सुन के उसको लिया, क्या फर्क लगता है कि कितना फर्क आ गया कि बच्चे बड़ों की बात सुन के जल्दी अडेप्ट पहले ज्यादा होते थे, अब नहीं होते, या क्या फर्क लगता है अभी? क्योंकि आप देख ही रहे हो इतने साल का जो। देखो हमारी सोसाइटी में ना यूथ बहुत ज़्यादा है इस टाइम, हमारी
पॉपुलेशन में। वी आर द यंगेस्ट यस, पॉपुलेशन। और क्या है कि घर का माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका घर का माहौल, आपका सराउंडिंग्स बेटर हैं, तो आप कुछ और तरीके से अपनी लाइफ की डेवलपमेंट ग्रोथ में जा रहे हो। और अगर आपके पेरेंट्स को आप एक बार थोड़ा चीट करते हो और फिर आप उनको पता ही नहीं चलता, या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो फिर कंटिन्यूटी में आ जाता है सिस्टम, तो फिर आप उस सोसाइटी में बिगड़ जाते हो। और जो अभी हमारे पंजाब में या रूरल एरियाज़ में हो रहा है या होना शुरू हो गया था इतने साल से, उसका रीज़न भी यही है कि आपके पेरेंट्स कहते हैं जी हमारी बात तो सुनता ही नहीं, मानता नहीं, और फिर वो गलत कंपनी में चला जाता है। उस गलत कंपनी में जाता है तो वो भी नहीं सोचता कि हमारे को किसी की बात सुनने के लिए अपने आप को कैसे एक ओपन माइंड से रहना चाहिए। वो सुनता ही नहीं किसी की। ये सिटीज़ में भी अभी आप देखोगे बच्चे स्कूल बंक करते हैं। मेरे घर के पास गवर्नमेंट हाई स्कूल है मोहाली में। मैं देखता हूँ कि बच्चे सुबह ही स्कूल बंक करते हैं, जाते हैं, दीवार टापते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं, जाते ही नहीं हैं। मतलब ये आदत, टीचर्स को पूछा, मैं खुद गया प्रिंसिपल के पास, मैं जी आप इनको क्यों नहीं रोकते हो? मैं कहा आप इनको रोको, इस दे शुड कम। कहते हम थोड़ा सा भी बोलते हैं तो हमारी शिकायत करते हैं, शिकायत टू द गवर्नमेंट, टू द कह लो भाई कंप्लेंट कर देंगे हमारी खिलाफ के हमारे को मारा है, या कुछ ह्यूमन राइट्स में लिख के भेज देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो हम इनको प्यार से ही समझा सकते हैं, बट हम पर कोई जोर नहीं लगा सकते। इवन आई रिमेंबर सर, हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि अगर ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 77 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਗੜੀ ਵੱਜੀ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਸਤ 77 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਓਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੂਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਲੈ, ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੀ ਲਈ। 2-3 ਡੈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਲੈ, ਉਹ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਪਿਆਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਕੁ 3 ਵਜੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸਟ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਸੀ ਅਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੇ। 4, 6, 8 ਮੈਂ ਲਟਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਿਟਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬੀਅਰ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਪੀਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਧੁਨਾਈ ਹੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ,
If we talk about, sir, right now, what I personally find is the age group between 14 to 25 is uh, कुछ हद तक make or break. I'm not saying कि you do या great in life, but the lifestyle or the thought process you develop over the years. Uh, Drugs is a prevailing problem, and we cannot deny it. ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ what should people do what should parents देखो do? जी, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये चीज़ें अवेलेबल बहुत जल्दी हैं और बहुत बढ़िया अवेलेबल हैं। ऐसे लोग इतना इजीली किसी चीज़ को मांगते हैं तो मिल जाती है। मतलब वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक कह लो ना, शर्म वाली बात है सोसाइटी में। आप मैं इस मोहाली में आप शाम को जो हमारी बिजी मार्केट्स हैं, अगर आप वहाँ देखो जाके 3B2 and 3B2 में, 7 फेस सात में, फेस। 5 फेस में, स्पेशली 3B2 में आम रेजिडेंट शाम को उस मार्केट में एंटर नहीं कर सकता, जो हालात बन गए हैं। और सारा यंगस्टर जो बाहर से, चाहे वो पीजी स्टूडेंट है, चाहे वो चंडीगढ़ से बाहर से आके गेड़ी मारने वाले आते हैं या छुट्टियां मनाने वाले आते हैं, वो लोगों ने उस सिस्टम को इतना खराब करना शुरू कर दिया है कि मैं पुलिस को भी अभी काफ़ी बार इन्वॉल्व हुआ हूँ इस मसले में। और पुलिस कहती है जी, हमारे पास रोज़ के कम से कम 10 बंदे रात को पुलिस वाले हम पकड़ के लाते हैं थाने में, जो ओपनली ये पी रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, ड्रग लिए हुए हैं और न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। बट पुलिस क्या करेगी? पुलिस एक दिन उनको रख लेगी, उनको सिखा देगी, उनको 2 थप्पड़ मार लेगी, 4 में से एक को थोड़ा सा कान खींच देगी, जो ठीक है नहीं था, बाकी तो कहते हैं जी हम तो ठीक थे, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, किसी ने किया। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। अगर हम इनको, हमारा क्या रोल होना चाहिए एट दिस एज, कि सोसाइटी को मैक्सिमम हम समझाएं, और क्लासरूम से अलावा हमको सोशल मीडिया में एटलीस्ट ये कंपेन चलानी चाहिए हर पढ़े लिखे आदमी को, कि इन यूथ तक ये जो टिक टैक्स ये वो की जगह ये चीज़ें सिखाओ कि आप लोग प्लीज़ समझो, आपकी ज़िंदगी में आज अगर आप इतना डिविएट हो गए तो आप कभी सुधर नहीं सकते, और आपकी पढ़ाई गई, आपका घर-बार गया, आपके पास पैसा नहीं है, फिर आप गलत काम करते हो, आप फिर सोशल लाइफ में चोरी डकैतियाँ, छीनने काम शुरू हो जाते हैं। आप मतलब हमारा सोसाइटी जा किधर रही है, उनके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कैसे समझाना है। So personally what I have felt is अगर हम ओपनली इसकी बात करें और ज्यादा बात करने से भी एक अवेयरनेस होगी कि हम अवॉइड भी बहुत करते हैं सोसाइटी। जो हमारी मेन टीथिंग प्रॉब्लम्स, हम इतना भाग रहे, जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया था बिजी, हम इतने बिजी हैं कि हम आसपास की प्रॉब्लम्स इग्नोर करना शुरू हो गए हैं। कई बार हमें दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, बट हम निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जी क्योंकि आप उस न्यूसेंस को कह लो भी, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते भी, यार पता नहीं है कैसे बोलेगा आगे से, व्हाट विल बी हिज रिएक्शन, वो क्या हमारे को जवाब देगा अगर मैं कुछ समझाऊंगा, तो कोई किसके पास कौन सा हथियार है, किसके पास जी। कौन सी ये कि आजकल बहुत डर है लोगों में हाँ, कि तो वो हाँ, वो पीछे हट जाते हैं, अपने आप को बैक स्टेप पे ले आते हैं, अपना डिवर्ट हो जाते हैं, रूट ही चेंज कर लेते हैं। इवन मैं रोड जानूंगा। रेजेस भी कितनी डेडली पीछे हाँ, रही हैं। तो अल्टीमेटली सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे को ये जो अच्छी टीचिंग्स है ना, जी ये करनी चाहिए। इन ना के हम हस्बैंड वाइफ का मजाक उड़ा के या एक दूसरे को टिक टैक करते जाओ। रादर आई विल अपील पीपल कि आप इसको, अगर सोशल मीडिया में कुछ बना रहे हो तो लोगों को सुधारने के लिए बनाओ। वैल्यूएबल हो। यस, बच्चों को समझाओ। आज हमारा 25%
यूथ जो जिस एज में है वो पॉपुलेशन का 25% है, और अगर वो 14 से 25 साल के बीच वाला यूथ है तो कितना बड़ी वो एक वॉल्यूम है, जिसको हम अगर आज ठीक तरह ले आए तो वो बहुत सुधर जाएंगे। एनर्जी चैनलाइज होनी बहुत जरूरी है, बहुत एंड जरूरी आई है। पर्सनली फाइंड सर कि सोशल मीडिया हैज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले, नॉट अ रोल, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले, यस। because we all are hooked on social media and we become what we see, what we hear. जो हमारे आसपास रहता है, हमारे चाहे दोस्त हो कोई हो, तो वो हम उस एज में वो हम बनते हैं, मैं देखा है। बिल्कुल 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 ठीक बात। और हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो गवर्नेंस है, हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसमें ये चीज़ें नहीं हैं, कोई भी नहीं ध्यान देता। ये और सबसे बेसिक नींव यही है। यस। तो हमको मतलब स्कूल में भी, करिकुलम में भी कई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। आज अगर आप इंडिया में देखो तो कई जगह पे तो बहुत फ़र्क हो गया, चेंजेस आ गई। आप लड़की को किसी डिफरेंट नज़र से देखते हो बड़े सिटीज़ में, उनके लिए आपकी नज़र देखने का तरीका चेंज हो गया है, जैसे वर्ल्ड वाइड है। और जो हमारे कई और स्टेट्स हैं जो पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, उसमें पंजाब भी एक पार्ट है, हरियाणा भी है, उसमें हम लड़की को इतनी गलत तरीके से देखते हैं कि उसको ऑब्जेक्टिफाई कर। उसको सोशली क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता है सिटी में या रोड इट्स अ में। रियलिटी। तो ये चीज़ें करिकुलम में आनी चाहिए, सिखाना चाहिए हमारे को। सर मैं थोड़े दिन पहले अभी इंदौर में था, फ्रीली गर्ल्स वर रोमिंग एट अराउंड 12 बजे भी, 1 बजे भी, एंड किसी की मजाल नहीं थी कि कोई किसी के साथ कोई बदतमीजी करे। देख भी नहीं, देखते भी नहीं। देखते भी नहीं। हाँ जी। और ये मेरे को बहुत अमेजिंग लगा कि सिटी विच इज आई थिंक यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे की फ्लाइट है, हाँ। और आप 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके जाओ तो एक सोसाइटी अलग तरीके से चल रही वही है ना, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड। तो Even- ये कसूर हमारा अपनी सोसाइटी का है, हमारे पेरेंट्स का है, हमारे टीचर्स का है, हमारे पॉलिटिशियन का है, सबका कसूर है। कलेक्टिव है। बट उसको अगर अभी भी कह लो भी सुधारने की कोशिश करेंगे, कितना टाइम लगेगा? 4 साल, 3 साल, 5 साल में सब ठीक हो सकता है। बट इकट्ठे मिलके होगा, हाँ, मिलके होगा। सिर्फ कोई वन इंडिविजुअल और वन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू इट मतलब अलोन। मैं तो इंडस्ट्री वाला बंदा हूँ, पर जी। मेरी फीलिंग ये है कि हमारे को ये इमीडिएटली सोशल सिस्टम के थ्रू कैंपेन्स चलानी चाहिए ये वाली। That's a very good idea. So you are, if we talk about your role as the president of PhD Chamber of Commerce and Industries, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रोल है, आप कितने साल से सर ये रोल निभा रहे हैं? मैं 93 में जब पहली इंडस्ट्री लगाई मोहाली में, जी। तो मैंने 95 में 94 में मैंने मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन ज्वाइन की। तो 93 में ही रादर मैंने जो 9 फेस इंडस्ट्रियल एरिया आते ही वहाँ पे एक एसोसिएशन फॉर्म की कि लेट्स हैव आवर ओन कॉमन इश्यूज एंड उसको बनाएं। तो वो फेस 9 इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन अभी भी चलती है, तो उसको मैं फाउंडर प्रेसिडेंट बना। तो मेरी एक्टिविटीज़ देख के मैं मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन में जब थोड़ा एक्टिव हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला जी आप हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो 95 में उन्होंने मेरे को बोला जी आप जनरल सेक्रेटरी बन जाओ। मैंने बड़े लोगों को जंप करके, एकदम ही जंप करके, जो लाइनों में लगे थे कि हमने बनना है, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया 95 में। 2 साल का मेरा टेन्योर था। 2 साल में मैंने इतनी एक्टिविटीज़ ज़बरदस्त कर दी, इतना वाइब्रेट हो गई एसोसिएशन कि उन्होंने 97 में मेरे को प्रेसिडेंट बना दिया। आई वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 34 दैट टाइम। ओके। तो हूँ अभी भी मैं यंगेस्ट ही हूँगा आज भी, आज भी इतने साल बाद। 34 की एज में इतनी सर समझ ही नहीं होती कि आप ऐसी तो कोई मैं रोल। प्रेसिडेंट बन गया। उस प्रेसिडेंट में मैंने इतने एक्शन फास्ट किए, गवर्नमेंट के पीछे पड़ गया, ये करना है वो करना है। मैं फर्स्ट डेलीगेशन
चाइना और ताइवान लेके गया 98 में। पंजाब गवर्नमेंट के साथ में 2 ऑफिसर्स लेके ऑफिशियल डेलीगेशन बनाया और उसको इतना ऑफिशियल किया कि चाइना के शंघाई के मेयर ने हमारे को रिसीव किया। शंघाई का मेयर का रिसीव करना मीन्स हमारा कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट, इतने स्ट्रॉन्ग वो वहाँ पे मेयर होते हैं। तो मतलब हमने 3 सिटीज़ चाइना के और ताइवान का जो ताइपाई है उसको हमने टोटल 10 दिन में विजिट किया और पूरी जितने मेरे साथ 26 लोग गए थे इनको पूरी इंडस्ट्री दिखलवाई, यूनिट्स दिखाए। 97-98 की बात कर रहा हूँ। तब मतलब वो हमारे पास क्या एक्सपोजर था, कुछ भी हमारे को अलाउ नहीं था कहीं जाना, बट हमारे पास वो ऑफिशियल डेलीगेशन होने की वजह से दे वर बाउंड टू टेक अस टू द chambers, factories, and visit to the industry. And that must have been a great boost to the industry over Yes, here. yes. आज भी मेरे को वो लोग याद करते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर सर इज हर कोई इतना बिजी होता है और वो अगर आप इंडिविजुअली जाओ तो वो चीज़ बनती भी नहीं है। When you go collectively चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। बहुत इजी हो जाते हैं। और 2000 में मैंने MSME के इंडिया के डेलीगेशन में मोहाली का डेलीगेशन इंक्लूड करा के मेक इन इंडिया साउथ अफ्रीका में डरबन में एग्जीबिशन करी थी हमने। किस साल की बात बता? 2000 की। 2000 में मेक इन इंडिया की आज बात हो रही है सर। मेक इन इंडिया इन डरबन वेयर MSME मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वसुंधरा राजे सिंधिया हमारे साथ गई थी और हम मोहाली के कम से कम 12-13 लोग गए थे उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है। ये मुझे नहीं लगता कि लोग आम लोग आज भी पॉसिबल नहीं है। आज भी लोग हमारे इतनी हिम्मत नहीं करते जितनी हम तब हो गई थी। तो हमने डरबन में एग्जीबिशन लगाई थी 2000 में और वो एग्री स्टेट है और हमारे यहाँ पे जितने ये ट्रैक्टर पार्ट्स और ट्रैक्टर बनाने वाले सामान वाले थे इनको इतना अच्छा एक्सपोजर मिला था और हमने फिर पे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर और सो मैनी ऑफिसर्स मंत्री के और हमारी बड़ी अच्छी एक्सपोजर हुआ था हमारा। और मेडिसिन वाले भी जो भी गए थे बना के लेके उनका बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया। नो डाउट ये चीज़ें थोड़ा टाइम लग के डेवलप होती हैं और वो साउथ अफ्रीका को तब फ्रीडम ही बड़ी लेट मिली थी। मंडेला साहब का इशू था, ये था वो था, तो काफ़ी देर डेडलॉक ही रहे। बट अल्टीमेटली आज भी कहूँ तो साउथ अफ्रीका में इंडिया बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और मतलब ये फिर मैं 2000 तक ये चला। फिर मेरे को CII ने बोला जी कि आप हमारे मोहाली साइड के रोपड़ के, मोहाली डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था। जी जी, रोपड़ वाज द डिस्ट्रिक्ट। या रोपड़ के कन्वीनर बन जाओ। हाँ जी। डेराबस्सी भी है, रोपड़ भी होगा, ये मोहाली होगा, तो आप हमारे कन्वीनर बन जाओ। तो मैं इनका 2 साल कन्वीनर रहा। फिर मेरे को PhD ने पिक कर लिया कि जी आप हमारे साथ जुड़ जाओ। And PhD is actually India's oldest? Yes, it is 118-year-old chamber. 1906? 1906. 1905. 1905. Wow. 1905 in Lahore. Name Punjab Chamber of Commerce and Industry. Okay. When both Punjabs were combined. And then after independence, it became पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फिर इसका उसमें बहुत लोग अच्छे रॉयल लोग थे, दिस अपोलो फैमिली टायर वाले, डनबैक्सी वाले और बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट करके फिर इसको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की, इतनी बड़ी दिल्ली में बिल्डिंग बनाई। In 2004 आप चैम्बर की एक्टिविटीज में 2003 में आ गया था। 3 में तो फिर मैं 4-5 साल लर्निंग की, 6 साल, मैं 14 साल 5 चेयर्स के साथ काम किया। तो वो तो कहते थे तू ही चैम्बर चला रहा है, तू चला ही जा, बस हमारे को कुछ नहीं चाहिए, कर ही जा। ये PhD चैम्बर के साथ जो आपकी जर्नी है अलग कैसे रही बाकियों से?
क्योंकि आप लगभग 21 साल से हैं पीएचडी चेंबर के साथ, एंड यू आर स्टिल वेरी एंथुसियास्टिक, एंड आई सी यू इन ऑलमोस्ट ऑल द इवेंट्स, जितने भी जो ट्राई सिटी है, पंजाब में भी कहीं पे भी हो रहे हो। तो ये क्या अलग लगा? क्या है कि ये थोड़ा ग्राउंडेड चैम्बर है और ये एमएसएमई की बैकबोन कह लो भी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, ये 3 बॉडीज़ हैं जिसमें पीएचडी इज़ प्रमोटर ऑफ एसोचैम आल्सो एज ए पार्टनर, एंड फिक्की में भी है। इवन एसोचैम में जितनी मैनेजिंग कमेटी बनती है उसमें पीएचडी के मेंबर बनते हैं, ऑफिशियली नॉमिनेट होते हैं। पीएचडी को बोला जाता है कि आप अपने नाम भेजो। सो सीआईआई वाज बाद में शुरू हुई, काफ़ी लेट, बट सीआईआई इज अ बॉडी ऑफ हाई बिजनेस पीपल, हाई कॉर्पोरेट्स। तो पीएचडी का क्या ऐसा हाई नहीं है। नेटवर्थ लोग ही उसमें सीआईआई में ज्यादा रहते हैं? बहुत, वो तो सारे ही मतलब जो गवर्नमेंट से काम करवाते हैं अपने लिए, अपना काम करवाते हैं गवर्नमेंट से, तो वो सीआईआई में आगे हो जाते हैं और अपनी पॉलिसी बनवाते हैं, अपना काम कराते हैं, वो होता है। फिर एज पीएचडी में मैंने अपने लिए कभी भी चैम्बर को यूज़ नहीं किया। मेरा काम रह जाएगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं अपनी काम को, मेरी फैमिली मेरे को कहती है आपने क्या कमाया ज़िंदगी में। मैं क्या, मैंने काम नहीं कमाया, पैसा नहीं कमाया, मैंने नाम कमाया। मेरे बेटों ने बोला जी आप कहाँ के कहाँ पहुँचे होते, आप इतने प्लॉट ले सकते थे, आप अलॉटमेंट कराते, आप ये काम कराते, आप वो क्यों नहीं कराया, हाँ आपने ये इतनी CLU लोगों के होते थे, आपने क्यों नहीं कराए। मैं अपना काम नहीं कराता हूँ, मेरी कमाई ये है कि मैं लोग, तभी मेरे को ऑफिसर्स और सारे पॉलिटिशियंस और लोग कहते हैं जी कि ये है थैंक वाला, मतलब अपने काम के लिए नहीं आता है। ये रियलिटी है सर। मैंने रैंडमली जिससे भी आपके बारे में बात होती है ना, एवरीबॉडी टॉक्स वेरी हाई अबाउट यू, एंड इट्स वेरी रेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मिक्स फीडबैक होता है ना। एवरीबॉडी टॉक्स वेरी हाई, मतलब वो आपकी तारीफ ही हुई है जब भी मतलब वो है ना, मैं जाता नहीं हूँ किसी को कहने अपना काम। अगर मेरा काम बहुत कहीं अड़ गया ना, तो फिर मैं पर्सनल लेवल पे किसी फ्रेंड को पूछूंगा, यार ये इसका मेरा कैसे करेगा, मैं कैसे कराऊं। मेरे को आप शर्म आती है किसी को बोलने के लिए अपना काम, बट समहाउ मेरे काम चल रहे हैं, बढ़िया हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। मेरे को हिमाचल में मुश्किल आती थी, उनको भी अब समझ आ गई है कि यार ये वो लोग हैं, ये क्लीन आदमी हैं, गलत कहते नहीं हैं, गलत कराते नहीं हैं। और शुरू से ही मॉडल रहा है कि अपने आप को क्लीन रखो, अपना सिस्टम, अपनी टीम, अपने आदमी कॉन्फिडेंस के, उनको इम्पोर्टेंस दो, अपने ऑफिस को दो, अपनी ऑफिस की टीम को अगर आप ठीक रखो तो अपने आप काम ठीक चले जाते हैं। अगर मैं अपने ऑफिस के आज आदमी, मेरे जो लोग हैं, जैसे आप भी एक कॉर्पोरेट चला रहे हो, उनको साथ रख के उनकी मुश्किल पहले समझो। कंपनी के तो वो चला रहे हैं, मैं तो चला नहीं रहा हूँ ज़्यादा, मैं तो मॉनिटर कर रहा हूँ। तो अगर वो ठीक तरीके से आपने उनको कॉन्फिडेंस जीत लिया, आपने उनकी वर्किंग को प्रॉब्लम्स को समझ लिया, तो फिर अपने आप वो ही चलाएंगे ना सिस्टम को। फिर तो आप तो कंपनी के पार्ट हो, रादर उनका तो फिक्स है ही है, उन्होंने जो लेना है लेने लेना है, आपका तो फिक्स है ही नहीं है। तो अगर कंपनी नहीं ठीक चलेगी तो आपको तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, उनको तो मिलना ही मिलना है। दैट्स ट्रू। तो इसलिए ये पॉलिसी बहुत ज़रूरी है कि अपने टीम को स्ट्रॉन्ग करो, उनको रियलाइज़ करा के रखो, एंड उनको पेन होनी चाहिए, उनको पिंच होना चाहिए अगर कोई कंपनी के लिए कुछ इश्यूज हैं और वो कंपनी उनसे कुछ डिमांड कर रही है कि दे नीड, कंपनी नीड्स देम, देयर इनपुट्स और देयर वर्क, हार्ड वर्क, टाइमली एक्शन, तो वो होना चाहिए उनकी तरफ। वही लीडर और बॉस में फर्क होता है कि बॉस सिर्फ हुक्म चलाता है, लीडर समझ के सबको आगे लेके जाता है। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। एंड जैसे आपने सर अभी स्टोरी बताई है, उसमें एक चीज कॉमनैलिटी आती है,
हर चीज को टाइम लगता है और इट्स अ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट। चाहे आपके दादाजी ने शुरुआत जब की तो पहला जब घर लेने में टाइम लगा, फिर आपके फादर उन्होंने भी जब वो पूरा टाइम लगाया पहले शेलर, फिर देन उसके बाद पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप। सो ये एक्टिविटी करते फिर आपने जो जर्नी शुरू की उसमें भी एक टाइम लगा। तो ये लेगेसी एक दिन में, एक साल में, ये कुछ देर में नहीं बनती, ये लगातार सालों साल बनती है। और मैं एक ये इसी माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि सेपरेटली एक आपका मैसेज आपकी तरफ से कि आजकल ना ओवरनाइट सक्सेस लोग बहुत चाह रहे हैं। आज जब स्टार्टअप्स का फंडिंग का जमाना है, पैकेजेस, हैवी पैकेजेस का जमाना है, तो हर कोई होता है कि मैं आज आज आया हूँ, मेरे पास एक साल बाद ऑडी भी आ जाए। मतलब वो एक मटेरियलिस्टिक शौक पहले आ जाते हैं और इतनी लंबी कोई वेट या मेहनत नहीं करना चाहता। शायद आपको नहीं बताया, मैं इधर शिफ्ट क्यों हुआ। मेरे को 24 घंटे में शिफ्ट होना पड़ा। 24 घंटे में शिफ्ट होना। शिफ्ट होना। आज भी मेरे पास अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ 130 35 चिट्ठियाँ पड़ी हैं टेररिस्टों की, जो अभी भी पड़ी हैं मेरे पास, जो थ्रेट्स आती थी हमारे को। Between 84 to इट 90। स्टार्टेड फ्रॉम 85, 86 एंड 90 तक चलता रहा। 87 में बहुत बुरा हाल था। 88, 87 मेरी जब शादी हुई 87 में, तो हमारे को पूरी बीएसएफ की पिकेट दी गई थी 60 लोगों की हमारी राइस मिल पे। लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब था, तो 60 बीएसएफ के आदमी हमारे राइस मिल पे और घर पे गार्ड करते रहे, वहीं रहे, वहीं वहीं उनका खाना पीना था जो वो अपना खुद देती थी गवर्नमेंट, बट उन्होंने हमारे को पिकेट दी थी पूरी। इतना हमारे को थ्रेट था। और 11 लोगों के लिए बारात बोली गई थी, और जलंधर बारात हम 11 लोगों के साथ में गया था। फादर साहब शादी के लिए हम बाराती गए थे, वहाँ 10-5 और बीच में पूछ के। 88 में मेरे बेटे की बर्थडे, शायद बेटा हुआ, तो तब बड़ा रैंसम के लिए डिमांड्स की गई। 89 में मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे हमने अमृतसर में मनाया। अमृतसर इंटरनेशनल होटल होता था, हाँ जी, हाँ जी। अब वो बंद हो गया हुआ है। हाँ, 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 हाँ। मोर इंटरनेशनल अमृतसर। अच्छा, ओके। मोन इंटरनेशनल। तो वहाँ पे हमने उस जमाने में शायद 40,000 रुपये का बिल दिया था बर्थडे का। तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट डे दे केम विद 2 पर्सन्स एट आवर प्लेस, फिर ये आपने इतना पैसे खर्चे हैं, आप हमारे को तो दे नहीं रहे हो, तो ये चलेगा नहीं। 5 लाख रुपये इतना चाहिए, ऐसे चाहिए, इमीडिएट चाहिए, आज ही लेके जाएंगे, नहीं तो आपके फैमिली में से किसी को उठा के ले जाएंगे। मतलब ऐसे चीज़ें चलती रही। हमने 2-3 बार पैसे भी दिए। फिर 1990 8 अगस्त को टेररिस्ट मेरे को पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने आए। हमने ऑफिस में ना ब्लैक शीशे की होते थे, फिल्म लगाई होती थी, तो मैं अंदर बैठा था, तो तेल डलवा के एक आदमी मोटरसाइकिल पे बाहर है, 2 अंदर आए। तो हमको शक तो होता ही था जब भी कोई अंदर आता था। अंदर तो वैसे तेल डलवा के कम आते थे लोग, बाहर से ही चले जाते थे, या पर्ची कटानी है तो बाहर से ही पर्ची कट जाती थी। बट वो अंदर आए तो उन्होंने आके आते सार एक ने ना मेरे पे फायर शुरू कर दिया। फायर शुरू कर दी। 2 गोलियां उसने फायर की, और मैं ऐसे ना ऐसे टेबल पे डे बुक, इतनी मोटी डे बुक होती थी हमारी, हर पेज मेरे फादर बाइंड करा के रखते थे, हर पेज एक दिन का, तो 365 पेज की बर्न करके रखते थे, इतनी मोटी थी वो। मैंने ऐसे खोली हुई थी, तो मैं ऐसे, जब व्हील चेयर थी, मतलब व्हील्स वाली चेयर थी, तो मैं ऐसे बैठा तो एकदम गोली एक इधर, मैं ऐसे हुआ, ऊपर बाबा जी की फोटो थी पीछे, उस पर लगी दूसरी फोटो गोली, तो उतने में मैं स्लिप हो गया, गिर गया। कुर्सी ऐसे स्लिप हो गई, मैं गिर गया। गिरने के बाद मेरी एकदम पगड़ी उतर गई, तो मैं नीचे था। रिवॉल्वर मैंने अपनी ऐसे ड्रॉर के ऊपर पड़ी होती थी, वो पकड़ के मैंने आधा को उठ के मैंने फटाफट 2-3 गोलियां चला दिया। वो एक गोली एक बंदे दे इत्थे इस साइड ते लग गई।
मैं फिर उस टाइम ते ਅੱਧਾ ਕੋ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਲੈਫਟ। ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ। ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ गोविंद राम, जिन्होंने बाद ਦੇ ਵਿੱਚ पीएपी में बम ब्लास्ट में उनके ऑफिस में बम ब्लास्ट करके मार दिया था 92 में। तो वो क्या करते थे, रीज़न क्या था कि टेररिस्ट इसलिए करते थे कि गोविंद राम जी शाम को मेरे ऑफिस में बैठ के ना पेट्रोल पंप पे, जब हम नहीं होते थे, तो सारी प्लानिंग करते थे किसको कितना कहाँ मुकाबला करना है, किसको कहाँ मारना है, अपनी फोर्स के साथ। उनको वो पॉइंट बना लिया था उन्होंने काफ़ी महीने। हम मना भी करते थे, लेकिन वो वहाँ पे आके हमारा टेलीफोन भी यूज़ करते थे, जो कि मैनुअल एक्सचेंज होती थी और ये चीज़ें। तो वो एक बना रीज़न। टेररिस्ट कहते थे आपके पंप से सारी प्लानिंग होती है और हमारे बंदे पकड़े जाते हैं। तो वो 8 अगस्त को जब मेरे साथ ये हुआ, तो 9 अगस्त को डीजीपी राजिंदर सिंह, जो अभी इधर रिटायर्ड हैं, वो गुरदासपुर में थे एसएसपी, वो भी आ गए। 2 घंटे में सारी प्लानिंग हुई। मैं घर चला गया, तो उन्होंने मेरे फादर साहब को हमको बोला गया आके कि आप अपने बेटे को और फैमिली को यहाँ से शिफ्ट कर दो, इमीडिएटली शिफ्ट कर दो। इतने सालों का सब बनाया इमीडिएटली छोड़ के। तो शैलर राइस मिल से ट्रक बुलाया गया, जो समझ आई, फर्नीचर, बेड और जो सामान हम पैक कर सके 2-4-6 घंटों में, वो करके हम 8 बजे रात को ट्रक को भेज दिया। और सुबह 5 बजे पुलिस की गाड़ी साथ साथ, और हम अपनी गाड़ी में जलंधर तक गाड़ी आई, और फिर आगे हम चंडीगढ़ आ गए। और रिश्तेदारों को, इधर मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स थे, उनको बोला कि कोई गाड़ी ढूंढ के रखो, हम आ रहे हैं, हमको किराए पे फटाफट जगह लेके दो। इट इज, जैसे भी आप स्टोरी बता रहे हो, इमेजिन करना, डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ, डॉक्यूमेंटेड, एफआईआर है, सब कुछ है। यस यस यस। इट्स, जैसे आप बता रहे हो अभी, ठीक है, अब एक स्टोरी एक लग रहा है कि एक स्टोरी की तरह आप बता रहे हो। जब बीती होगी तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट एंड इट वेरी डिफिकल्ट। एंड जैसे आपने बताया कि ऐसे सिचुएशन में बिजनेस कैसे करोगे, आपको दिमाग ही नहीं चलेगा। 1.5 साल कोई काम नहीं किया, 1.5 साल कोई काम नहीं किया। और मैं फैमिली को यहाँ, मेरे वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग सेकंड चाइल्ड, और बेटा मेरा 2 साल का था, 2.5 साल का। तो मैं मोस्टली वहाँ नहीं आता था चंडीगढ़ में, क्योंकि मैं, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए था कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं देहरादून साइड, ऋषिकेश साइड, ऐसे मतलब 8-8 दिन, हफ्ता ये किस साल तक ये चला सर ऐसे? 91 91 अक्टूबर नवंबर तक। फिर मैंने कभी बटाले भी जाता था, तो किसी और की गाड़ी, ब्लैक ग्लासेस अलाउड होते थे, लेके जाता था। तो जाके वहाँ एक आध दिन छुप के रहना, फादर साहब देखना, काम शाम देखना। फिर 92 में काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म कम हो गया, और बेअंत सिंह गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्टिवली इसको ख़त्म कराया। और फिर मेरे फादर साहब ने मेरे को बोला 93 जनवरी फरवरी में कि अब आप वापस आ जाओ, चलो काम करते हैं इधर, अब ठीक हो गया सारा कुछ। तो मेरे फादर ने जब ये बोला, मैं कहा जी ठीक है, बट जब मैं आया था तो आपने मेरे को चिट्ठी लिख के दी थी, और उसमें आपने लिखा था, गो गो गो, नेवर गो फॉर मनी, ऑलवेज गो फॉर लाइफ। मैं कहा वो चिट्ठी तो मैं हर टाइम मेरे पास होती है, मैं उसकी कॉपी, फोटो स्टेट रखी हुई थी। तो मैं कहा ये मैं रखता हूँ पास। तो आई एम नॉट गोइंग फॉर मनी, आई वॉन्ट टू गो फॉर लाइफ। तो अगर मैं बटाले आऊँगा तो फिर तो मनी के लिए आया वापस। तो मैं, अब बच्चे यहाँ पढ़ने लग पड़े हैं, तो मेरे को आप चंडीगढ़ क्यों नहीं सेटल कराते? ही एग्रीड। कहते फिर हम सारा वाइंड अप करेंगे, इसको बेच देते हैं, जो भी होगा देखी जाएगी। मैं ठीक है।
जितने का बिकता बेच दो। फिर आपने जीरो से फिर शुरुआत फिर इधर 93 में शुरुआत की। एक बार 1947 में ऐसा हुआ, फिर 1993 में ऐसा हुआ। बहुत बड़ा चेंजेस आई हैं, और अभी भी कहूँगा कि ये जो एक स्पैन आता है लाइफ का, जब आपका सब कुछ छूट जाता है, सारे कंफर्ट खत्म हो जाते हैं और आप नई जगह आते हो, तो ये एक बहुत बड़ी, कह लो वही, जिंदगी का झटका है, जिसको आज मैं कहूँगा यंगस्टर्स को भी एक मैसेज है कि ज़ील और डेडिकेशन और अपनी ईमानदारी, ये चीज़ें लेके चलो तो सब कुछ मिल जाता है, हर चीज़ सक्सेस हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आए जब आप गिरो तो डरो मत, फिर खड़े हो। वो तो देखो, एक तो आप में अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरा ये है कि प्रेशर लेने का लिए आप डाइजेशन होनी चाहिए। अगर आपकी डाइजेशन बन गई और वो प्रेशर आपको कुछ नहीं करता, आप उसको धीरे धीरे हर चीज़ को अडेप्ट करनी शुरू करो, उसमें रिएक्शन ना करो। इमीडिएट रिएक्शन इज़ वेरी वेरी बैड। आप उसको डाइजेशन में लेके आओ कि हाँ ठीक है, जो प्रोसेस करके फिर उसको समझो, फिर उस चैलेंज को कैसे हैंडल करना है उसको। आपका दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा। आपका दिल कहेगा कि ये ठीक नहीं है, दिमाग कहेगा नहीं ये मैं करना ही करना। गुस्सा खाएगा क्योंकि उसको इमीडिएट वो रिएक्शन कर रहा है। तो दिमाग की बात जल्दी नहीं सोच मानो, दिल की मानो, दोनों को वे करो, फिर आराम से सोच के चलो कि आपको कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है, कब ठीक है, कितनी ठीक है। मैं आपको एक और अपनी बताता हूँ। जी जी मैंने 2006 में हिमाचल में बद्दी में लाइटिंग फैक्ट्री लगाई जी। फिलिप्स के साथ टाइप किया कि मैं जितना माल बनाऊंगा फिलिप्स मेरे से लेगी, और वो CFL बनाते थे हम। तो क्वांटिटियाँ बढ़ती गई, प्रोडक्शन बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई। 2013 में हमने बड़ी तगड़ी एक्सपेंशन की। मैंने तब मतलब 35 करोड़ रुपए की एक्सपेंशन की, और अपनी 35 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में लोन भी लिए, सब कुछ हुआ। 2000 फिलिप्स को मटेरियल दे रहे थे। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई। मोदी गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने मिस्टर पीयूष गोयल मंत्री बने पावर के। इन्होंने आते ही बड़ी ज़बरदस्त LED को पुश किया, तो LED इंडस्ट्री को पुश किया, और साथ में कहा कि CFL में मरकरी है एंड मरकरी इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, तो हमको CFL बंद करनी है। तो मेरी सारी मशीनरी, मेरा 400 मैन पावर और मेरा सारा सेटअप एकदम घबरा गया, सिस्टम में खराब हो गया। मैं 50 लाख CFL महीने की बनाता था, 50 लाख पीस बनाता था। और उसकी सारी बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैंने 2 साल पहले ही शुरू की थी अंदर, तो वो सारा कुछ थ्रेड पे आ गया। और मेरे को अगर मेरे और बिजनेस ना होता, या मेरा कोई स्ट्रॉन्ग विल पावर ना होती, तो वो जो 15 में मेरे साथ हुआ कि एकदम 50 लाख से मैं कम आते आते 6 लाख पे आ गया महीने के। और 6 से भी फिलिप्स ने मेरे को बोल दिया जी कि हमारे को पता नहीं है कि हम CFL आपसे आगे ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और मैंने बोला जी आप अब LED आ गई है, तो आप हमारे से LED का बताओ, हमारे को बताओ, हम करते हैं, बनाएंगे। कहते जी हमारा ग्लोबली LED इंडिया से लेने का पॉलिसी नहीं है, हम ले ही नहीं सकते, हम चाइना से ही लेंगे, हमारा बैकअप वहाँ तैयार है। तो मैं कहा जी मैं कहाँ जाऊँ? कहते जी आप जितनी CFL बना चाहिए हमारे को बना दो। नहीं जी मैं 50 लाख बना रहा था, मैं 6 लाख 4 लाख 3 लाख कहाँ जाऊँ, कहाँ बनाऊँगा? मेरे पास इतना महीने का मैंने इंटरेस्ट देना है, इतना 10% कैपेसिटी पे आ गए। हाँ, तो वो एकदम बहुत बड़ा थ्रेट आया।
फिर एकदम समझा, चाइना मत्थे मारे, लोगों के पास गए, कस्टमर ढूँढने हैं यहाँ पे इंडिया में, बड़ा कस्टमर चाहिए, छोटे से चलेगा नहीं। एलईडी की मशीनरी, एलईडी की पूरा समझना डिज़ाइनिंग क्या है, करना है। तो वो करते-करते 2-3 साल इतने मुश्किल से निकले कि ऐसे लगा कि हम तो सारा सिस्टम ही गया, कोलैप्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ऐसी है कि एक दिन में सारा कुछ चेंज हो जाता है। तेजी से इवॉल्व होती है। चाहे वो आप सीडी ले लो, चाहे वीसीडी ले लो, चाहे पेन ड्राइव ले लो, चाहे और चीज़ें ले लो। इतनी जल्दी रेवोल्यूशन आती है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि वो भूल ही जाते हैं लोग कि कोई चीज़ थी। जैसे ईयरफोन्स ही है सर। हाँ। अब वो स्मार्ट ईयरफोन्स आ गए हैं जिसमें हुँ। मल्टीपल पैरामीटर्स ही सेट हो गए एंड प्राइस वॉर भी उसमें बढ़ जाती होती है। फिर वो और इलेक्ट्रॉनिक में एक चीज़ है, प्राइस वार बहुत ज़बरदस्त है। हम्म। हर चीज़ डाउन आनी है, बढ़नी है नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। हमने सीएफएल का एलईडी का बल्ब 380 रुपए में बनाना शुरू किया था, एक बल्ब। जी। आज वो बल्ब 25 रुपए का है और बेटर क्वालिटी है। कंज्यूमर के लिए तो अच्छा रहा पर बिजनेस के लिए इट्स टफ। मतलब वही कहना, वो चैलेंज मेरे लिए इतना बड़ा था कि आई स्टॉप्ड गोइंग आउट एंड माय गेम, एवरीथिंग स्टॉप्ड फॉर 1.5-2 इयर्स। पर विल पावर स्ट्रांग थी, समझते समझते करते उसको ठीक किया। जो मेहनत 1990-92 में करते थे, फिर से आके उससे ज़्यादा की, उससे ज़्यादा की। वहाँ पे मैं रहता रहा जाके रात को, वहीं अब अपने गेस्ट हाउस में उसको ठीक किया और रहने का बनाया। तो उसमें काफ़ी दिन रहना पड़ना था कि इसको कैसे सेट करना है, बनाना है, डिज़ाइन करना है। तो कर लिया, हो गया। ये आपने वो मैसेज दे दिया अपनी स्टोरी के थ्रू, बिल्कुल सही दे दिया सर। क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस आजकल थोड़ा ग्लैमरस ज्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ स्टार्टअप्स एंड बिकॉज ऑफ इतना, क्योंकि एक इकोसिस्टम ऐसा बन गया है, स्टार्स बन गए हैं कई बिजनेसमैन या हम कह लें जिनको जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। तो पर रियलिटी जो आपने बताई वो है, इट्स ए कॉन्टिन्यूस बैटल, चलती रहती है। कभी कोई चैलेंज, कभी दूसरा चैलेंज। आप हर चैलेंज को लेते कैसे हो, दैट दैट मेक्स यू अ लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बिजनेस हाउस और बिजनेसमैन। बिल्कुल ठीक बात है। और इसको जैसे मैंने कहा कि दिल और दिमाग दोनों को कंबाइन करके सोच के अपने आप को उस सिस्टम में ऑब्जॉर्व करके फिर डिसीजन लेने चाहिए। ना तो बोलने का डिसीजन फास्ट लो, इमीडिएट रिएक्शन, जो किसी ने बोला उसको इमीडिएट मत जवाब दो, और ना ही कोई एक्ट करो जो कि You listen, you understand, and then talk. Yes. Don't listen and react. रिएक्ट नहीं करना। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, बट इमीडिएटली मुंह से कुछ निकालोगे ना तो वो आप गलत ही निकालोगे। सही बात। तो उसको आप थोड़ा पेशेंस रख के कर लो तो बेटर है। And this coming from somebody with so much of experience and not only in business but public handling as well. आप एक तरह से you're a public figure in multiple facets. एक चीज़ है वो मैं मिस नहीं करना चाहता था एंड अगर वो मिस कर जाता तो जस्टिफाई नहीं होता आज का पॉडकास्ट। कोविड में एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि जिसमें जब ऑक्सीजन की कमी थी तो आपने एक ऑक्सीजन का लंगर लगाया था। मुझे पता है कि आपको वो बहुत आपकी वो इंटेंशन नहीं थी कि ऐसी कोई चीज बाहर आए, क्योंकि आपके फादर ने आपको बताया था कि ਜਦੋਂ भी सेवा करो ते ओदी पब्लिसिटी ना करो, फिर सेवा का कोई फायदा नहीं। बट वो चीज बाहर आ गई थी अपने आप ही। अगर थोड़ा सा कुछ बताएंगे सो दैट। एक्चुअली ना कुछ लोग काफ़ी दिल्ली से आते थे बनवाने, दिल्ली में बहुत बुरा हाल था। हाँ जी। तो हम शुरू से ही, मैं जब इधर आया था तो मैं अपने ग्रैंडफादर का एक ट्रस्ट के कुछ पैसे मेरे को मेरे डैड ने दिए थे कि आप इनके सिलेंडर ले लो, और इनके सिलेंडर जो हैं वो आप चैरिटी में लोगों को फ्री दोगे, और ये सिलेंडर जो हैं आपके डेडिकेटेडली ट्रस्ट के काम करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि जब भी आप कोई पेशेंट घर में, मतलब जो हमने पॉलिसी बनाई कि जो घर में किसी को मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वो आदमी डेथ बेड पे है, चाहे उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, चाहे उसको अस्थमे की प्रॉब्लम है,
चाहे उसको कोई कोई और डिजीज़ हो गई है या ओल्ड एज है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम है, तो कई बार डॉक्टर ही मना कर देते हैं जी घर ले जाओ सेवा कर लो, कितने दिन रहेंगे पता नहीं है। तो वो जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मेडिकल ऑक्सीजन घर में जो है हम उनको फ्री देते हैं, शुरू से ही। अभी भी? शुरू से देते हैं, अभी भी देते हैं, आज भी देते हैं। तो जब कोविड आया तो हमको वो लगा कि हमारे पास ये वाला तो बहुत अच्छा मौका आया काम करने का। तो हमने एज़ ए पॉलिसी डिसीजन तो लिया ही हुआ था, हमने वो काम शुरू कर दिया। फिर ये यूनाइटेड सिख वाली एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक खालसा एड है, एक यूनाइटेड सिख है। जी, जी। तो यूनाइटेड सिख वाले लड़के आए जी हम इसको आपके साथ हेल्प करना चाहते हैं। तो मैंने बोला जी आपको हम जगह दे देते हैं, आप इसकी कलेक्शन करो सिलेंडर्स की लोगों की, और हम आपको गाड़ी भी देते हैं। वो हमारे अंदर आएगी फैक्ट्री के, भर के घंटे बाद चली जाएगी और आप लोगों को वापस दे दो सिलेंडर। तो ये सारा काम शुरू हो गया, पर गवर्नमेंट बड़ी नाराज़, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला जी आप इसको फ्री बाँट रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हमारे को ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ये है, वो है। तो मैंने बोला जी ये मेरी चीज़ है, आज आपने शॉर्टेज क्रिएट की है, तो शॉर्टेज में अगर मेरे को आपको जितना माल चाहिए लो, बट इफ़ हैव अ मटीरियल, आपने मेरे को कह दिया चंडीगढ़ नहीं बेचना, आपने आउट ऑफ मोहाली नहीं बेचना, तो मेरे पास तो माल ज़्यादा है, मटीरियल ज़्यादा क्वांटिटी है, तो मैं डोनेट करना चाहता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? और डोनेशन पे भी कैपिंग थी? यस, इट्स ऑन रिकॉर्ड। और फिर मैंने बोला जो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं कोविड में, वो तो शायद वापस ही ना आएँ, पर जो घर में ट्रीट हो गया, जिसको ऑक्सीजन मिल गई, वो बच सकता है। तो दैट यू नो वो एडीसी और लोगों को ये बड़ा हिट किया, हाँ, ये बात ठीक है। मैं कहा अगर आपके घर में किसी को कोविड हो, अगर वो हॉस्पिटल चला गया तो शायद वापस ना आए, पर अगर आपने उसको घर में ऑक्सीजन दे दी, तो वो बच जाएगा। क्योंकि हॉस्पिटल में तो केयर है ही कोई नहीं, वो तो सिर्फ़ मीटर चलता है पैसों का। वो बात हिट हुई तो फिर मेरे को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला यार चलो एमिकेबल करते हैं। आप थोड़ा स्लो चलो, आप डाटा ले लो, आप कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट ले लो, आधार ले लो, ये चीज़ें इकट्ठी करके रिकॉर्ड दे दो हमारे को। मैं कहा ठीक है जी वो दे देंगे। तो इट पीसफुली सेटल्ड एंड वी कंटिन्यूड विद दैट। बट वो जो कैंपेन में हमने यूट्यूब और ये वो करना था, मैंने नहीं किया, हमने नहीं किया, बट कोई फ्रीलांसर आए थे सिलेंडर भरवाने दिल्ली से। वो यंग लड़के थे, उन्होंने शायद देखा कहीं कि ये सब कुछ जो हो रहा है और दिल्ली में 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार का सिलेंडर बिक रहा है, तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की और वो रिकॉर्डिंग करके उन्होंने 2-3 यूट्यूब पे ना ऐसे डाले, वो इतना वायरल हुआ, पता नहीं उन्होंने कैसे मैंने आज तक नहीं समझ पाया कि वो वर्ल्ड वाइड ऐसे घूम गया फटाफट। बहुत ज़्यादा था। हाँ, इन एवरी फ़ोन यू कुड फाइंड दैट यस, वीडियो। वो फ्रीलांसर्स ने कुछ किया। तो मेरे को नहीं पता कौन थे, कैसे हुआ, आज के बाद उसके बाद इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। बट चलो लोगों को पता चला, लोग आते रहे और हम सेवा करते रहे और करते रहेंगे, यही कहना है। देयर इज़ सो मच टू टॉक। टाइम लिमिटेशन है। बट एक चीज़ है जो मुझे भी पता चली कि जो भी पीसीए स्टेडियम मुल्लापुर में बना है, यू हैव अ बिग कंट्रीब्यूशन टू दैट। यू हैव डन आपकी कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। यस, जब 2019 में 18 में ये स्टेडियम बनना शुरू हुआ था, तो सिविल का काम जब चल रहा था, तो मेरे को फिर हमारे प्रेसिडेंट जो ट्राइडेंट के ओनर हैं मिस्टर राजेंद्र गुप्ता, वो पीसीए के प्रेसिडेंट थे। तो ही असाइंड मी कि जी आप नया स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन आप हो, तो आप ये स्टेडियम बनवाओगे। तो बड़ी हिंड्रेंसेस थी, कई कुछ चल रहा था, बट चलो आई स्पेंट अराउंड 3 years देयर। तो मैं सिविल सारा काम जितना भी हुआ कंस्ट्रक्शन का, एंड देन एयर कंडीशनिंग और फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल्स, फायर, ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी मेरे होते हुई हैं, मैंने करवाई हैं। इवन जो बी ग्राउंड बनी है, जो पूरी अर्थ फिलिंग हुई है। बी ग्राउंड जो पैरेलली प्रैक्टिस ग्राउंड। हाँ, हमारे पास वहाँ पे 2 ग्राउंड्स हैं, जैसे 44 एकड़ लैंड।
एक तो पूरा मेन स्टेडियम है, हम्म, एक और ग्राउंड भी है जो पूरी क्रिकेट की ग्राउंड है, बट दैट ग्राउंड डजंट हैव द सिटिंग स्पेस। जैसे पीसीए के साथ एमसीए हाँ हाँ होता था हाँ, जी। तो वो पूरी सिटिंग स्पेस नहीं है पर पूरी ग्राउंड है। उसमें हम अगला प्रपोजल दिया है, बना नहीं है, बन जाएगा कि कोचिंग सेंटर एंड द रूम्स उसके साथ बनेंगे, और जो प्लेयर्स वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैंप चलेंगे, ये चलेंगे, वो वहाँ रहेंगे और वहाँ पे उस ग्राउंड पे खेलेंगे। तो वो मतलब अल्टीमेटली अब उसके बाद फिनिशिंग हुई, लाइटें नहीं मेरे होते लगे, लाइटें लग गई, अब चेयर्स बाद में लगी, पेंट बाद में हुआ है, बाकी का काम सारा मैंने मेरे होते हुआ है। So how big or how different that stadium is from the previous one? एक्चुअली दिस स्टेडियम वाज मेड इन 93 92, तो इसकी कैपेसिटी तब कम थी, लेकिन स्टेडियम ये भी बड़ा वर्ल्ड क्लास था, जी। पर पुराना हो गया। और हमको सबसे बड़ा इशू आ रहा है यहाँ पे, थ्रेट ऑफ द यू नो पार्किंग नहीं है, और ट्रैफिक जाम हो जाता है। पार्किंग के अलावा लोगों को बड़ा इनकन्वीनियंस है, इतना ज़्यादा कंजस्टेड रेजिडेंस एरिया बन गया, तो लोगों को सड़कें बंद होने पे प्रॉब्लम आती है। तो ये सारा एनजीटी का भी एक थ्रेट बन गया था, तो हमको फिर ये बनाना तो था ही। तो अब अल्टीमेटली उसमें सिटिंग बहुत ज़्यादा है, 36,000 है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि राउंड द पवेलियन टेरेस ब्लॉक है। इसमें सिर्फ एक टेरेस ब्लॉक Yes, था, yes. उसमें सारा टेरेस ब्लॉक है। Okay. तो एक अपर टेरेस हो गया, एक नॉर्मल टेरेस हो गया, एक नीचे सारा कॉर्पोरेट बहुत है। देर आर आई थिंक 34 कॉर्पोरेट बॉक्सेस वी हैव, यहाँ पे 8 थे, Air conditioned corporate ऑल boxes. एयर कंडीशन। तो दिस इज वेरी कमर्शियली भी, वाइबिलिटी वाइज भी, टिकट्स को बेचने के लिए भी, और लोगों के रहने के लिए अंदर 1800 गाड़ी की पार्किंग है अप्रूव्ड, 1800 कारें अंदर लग सकती हैं। ये धीरे धीरे डेवलपमेंट में आ जाएंगे, अभी आई नहीं है पूरी। 1800 inside the stadium. इनसाइड द स्टेडियम ग्राउंड पे ही, अभी उसको डबल करना है, वो सब कुछ हो सकता है, पर 1800 कार अंदर लगनी इज नॉट ए स्मॉल थिंग, Not at all क्योंकि एंड ऑल लेवल्ड हो चुकी थी, सब कुछ है। पता नहीं इन्होंने इस बार पार्किंग अंदर क्यों नहीं कराई है, बट नाउ आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट स्टेडियम सिंस मई 2022। 2 Okay. साल हो जाएंगे, Okay. पर उससे पहले आई वॉज एक्टिव एंड प्लान सारी अच्छी थी। पर चलो अभी नया है, ट्रायल हो रहे हैं, 3 मैच हुए हैं, 4। आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट ऑफ द स्टेडियम इन नॉर्थ इंडिया। We cannot compete Ahmedabad and New Bombay, but this will be the best of the stadium in North India. That's again a big thing. आपने बहुत कुछ किया और आप बहुत कुछ कर रहे हो। समय की कमी है, हर चीज के बारे में बात अभी नहीं कर सकते, बट हम स्पेशल टॉपिक पे इन फ्यूचर विल कीप ऑन द टॉक्स बिकॉज आपका जो विजडम है और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो लोगों तक आना बहुत जरूरी है। आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो एक्सपीरियंसेस आने बहुत जरूरी है बिकॉज आपने हर वर्ग हर जगह से लोगों से मिले भी हैं, आप सीखा भी है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। अब जैसे इस पॉडकास्ट की थीम इंस्पायर मी है, तो एक इंस्पायर मी मंत्रा आई वांट आप सभी को दें, पूरी यूथ को दें, 14 to 25 जो हमने बात की थी, कि वो लाइफ को कैसे जिए, क्या सोच रखें, चाहे वो कुछ भी करें, एंड स्पेशली फॉर पंजाब के अपॉर्चुनिटीज बहुत है, हम मिस कर रहे हैं। देखो जी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कमिटमेंट और ईमानदारी, ये 4 चीज़ें आप अगर अपने साथ बांध लोगे तो आपको ज़िंदगी में सक्सेस, पैसा चाहे कम रह जाए लेकिन इज्जत, और आप सोसाइटी में एक अच्छे सिटीजन गिने जाओगे। बाकी जब तक पंजाब की बात है, हमारे को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, पर मेरी अपील है अपने भाइयों से कि सारे लोग ये टिक टैक छोड़ के, उल्टे पुल्टे मैसेज छोड़ के सोशल मीडिया पे जो फॉरवर्ड चलते हैं, अब सब बच्चों को, यंगस्टर्स को अच्छी टीचिंग्स देने की बात करो। उसी सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों को स्ट्रीमलाइन लाने के लिए कोशिश करो, और
एक पंजाब को जो एक सोने की चिड़िया है, एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी का घर है हमारे पास, अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन है हमारा, उसको कैश करो। और जो लोग बच्चे बाहर भी गए हैं, जो चले गए हैं और उनको वहाँ सेटल होने में प्रॉब्लम आ रही है और वो शर्म से वापस नहीं आ रहे या किसी और कारण नहीं आ रहे, मैं उनको अपील करता हूँ, आप बिना सोचे वापस आओ, अपने घरों में आओ, अपने पेरेंट्स के लिए आओ, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो और उनके लिए अपनी सारी शर्म छोड़ के अपने घर में आके पंजाब में काम करो। चाहे कोई स्टार्टअप करो, चाहे थोड़ा करो, चाहे बहुत करो, पर अपनी ज़िंदगी गलत तरीके से या जो आपको इंसानियत तौर पे लग रहा है कि पाक कनाडा में या कहीं और जाके आपको सेटल होने में मुश्किल आ रही है, उसको छोड़ के वापस आ जाओ, ताकि पंजाब आपका, आपके पेरेंट्स का, अपनी फैमिलीज़ के पास रह के आप अपनी ज़िम्मेवारी निभा सको। सर ये बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं ये पूछना भी चाह रहा था आपसे इसी के बारे में कि जो बच्चे बाहर गए हैं और शर्म से नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ के वापस आवांगे कि मुड़ आया। तो वो ये इनहिबिशंस छोड़ के वापस आए, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे यूटिलाइज करें एंड पीएचडी चेंबर की हेल्प लें, आपकी हेल्प यस, लें। हम स्टार्टरशिप और सारे हाँ जी, सिटीजन्स, हम पीएचडी चैम्बर, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जितने भी हम एनजीओज़ लोग हैं, हम सब खड़े हैं साथ में। पर मैं चाहूँगा कि ये एक दिन की बात है सुनने की, वो सुन लेंगे, लेकिन अपने इमोशंस को मारो नहीं, अपने इमोशंस को जगाओ और अपने पेरेंट्स के पास आओ, अपने घर में आओ, अपने अपने वतन में आओ। थैंक यू जी, थैंक यू। very well said, sir. Thank you so much. It has been an inspiring 1.5 hours एंड पता नहीं चला सर टाइम का। हमारे हमारे रियली मेमोरी कार्ड्स खत्म हो गए बट ऐसे लग रहा है कि और बात कर सकते हैं, चलो अगली बार फिर करेंगे। फिर करेंगे और हाँ, बहुत कुछ सीखना है आपसे और आगे। थैंक यू जी, एंड थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच मच, सर, थैंक थैंक यू यू। जी।